प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। लेक्चर नंबर 20, पार्ट नंबर 1। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझाने के लिए हमें कम से कम 4-5 लेक्चर अपलोड करने पड़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो सिद्धांत दिया है बेटा, वो सिद्धांत दिया है मार्टन ए कैपलान ने। किसने दिया है? मार्टन कैपलान ने। अगर इसी हिसाब से हम देखें तो हमारे भारत में भी प्राचीन समय में मनु, कौटिल्य और शुक्र ने जो राज्य मंडल का सिद्धांत दिया था, उस राज्य मंडल के सिद्धांत में हमें आज के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सिद्धांत के बीज दिखाई देते हैं। मतलब बीज रूप में भारत में प्राचीन समय में मनु, कौटिल्य और शुक्र ने परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत देते समय जो राज्य मंडल का सिद्धांत दिया था, राज्य मंडल सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत के बीज मौजूद हैं। हालांकि आधुनिक समय में सिद्धांत को देने वाले विद्वान मार्टन कैपलान है। कौन है बेटा? मार्टन कैपलान। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चूंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इसको समझें, सबसे पहले इसमें हमें केवल सिस्टम को समझना होगा, व्यवस्था को समझना होगा। कैसे? जैसे जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान में भी डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था उपागम दिया है। आमंड एम पावेल ने व्यवस्था के आधार पर ही संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दिया है। मतलब इसका जो मूल आधार है दोनों का, वो व्यवस्था शब्द ही है। क्या है? व्यवस्था शब्द ही है। इसलिए चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात हो और चाहे राजनीतिक विज्ञान की बात आए तो राजनीतिक व्यवस्था की बात हो, पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो, राष्ट्रीय स्तर पर आप राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कह सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई भी राष्ट्र राज्य बाध्यकारी रूप में पूरी दुनिया के लिए निर्णय नहीं ले सकता। जबकि राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में, वास्तविक रूप में एक राष्ट्र राज्य अपने आंतरिक क्षेत्र के लिए बाध्यकारी निर्णय ले सकता है। इसलिए बेटा ध्यान रखना है, राजनीतिक व्यवस्था और यहां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है इसमें अंतर ध्यान रखना है। इसको आप कभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कह सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था कहने का मतलब होगा कि यहां पर बाध्यकारी रूप में निर्णय लिया जाएगा। फिर वो निर्णय कौन सा देश ले सकता है? कोई नहीं ले सकता, क्योंकि सभी आज क्या है? संप्रभु राष्ट्र राज्य है। ऐसी स्थिति में यहां पर कोई भी राष्ट्र राज्य पूरी दुनिया के लिए, विश्व के लिए बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही कहा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कह सकते हैं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ समझाऊं, परिभाषा समझाऊं, इसकी विशेषता बताऊं, उससे पहले प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर नंबर 21, पार्ट नंबर 1। ठीक है। टॉपिक का नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके ऊपर सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में निश्चित रूप में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मैं इसको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को हम समझे उससे पहले, जैसा कि मैंने यहां नोट कर दिया है, क्या? सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, उपव्यवस्था सिद्धांत आदि ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब मूलतः आप ये कहेंगे कि जो व्यवस्था शब्दावली, जो सिस्टम शब्दावली है, इस शब्दावली से, व्यवस्था शब्दावली से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
सिद्धांतीकरण के क्षेत्र में सिद्धांतों के निर्माण में विशेष योगदान दिया गया है। जैसे जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी डेविड स्टर्न ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है? मतलब जिसे कि आप ये कहेंगे कि डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल दिया है और उसी ही व्यवस्था के आधार पर आमंड पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल दिया है। मैंने डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल और आमंड पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल ये अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कहां पर? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। अब बेटा मूल बात यहां ये है क्या कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत, ध्यान दे, व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की उपज है। सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है, मैं अभी व्यवस्था का अर्थ नहीं समझा रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ नहीं समझा रहा हूं, मैं इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं। आपको ये पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी, उसके बाद में हम इन दोनों शब्दावलियों को समझाएंगे, व्यवस्था किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसे कहते हैं। मतलब पहले सिस्टम को समझेंगे फिर इंटरनेशनल सिस्टम को समझेंगे। जैसे राजनीति विज्ञान में जब राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी सबसे पहले व्यवस्था को समझना जरूरी है, फिर राजनीतिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। मतलब पहले सिस्टम को समझे फिर पॉलिटिकल सिस्टम को समझे। ऐसे ही यहाँ पर पहले सिस्टम को समझेंगे फिर इंटरनेशनल सिस्टम को समझेंगे। इसको इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कहेंगे, नो, ओनली इंटरनेशनल सिस्टम। यस, ध्यान दें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की उपज है। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, मतलब जो ये व्यवस्था सिद्धांत है, सिस्टम थ्योरी है, ये व्यवहारवादी क्रांति की उपज है। ठीक है बेटा। अब व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, ये सभी मैंने आपको समझा दिया है। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विद्वानों ने सामाजिक विज्ञानों में अंतः अनुशासनात्मक एकीकरण पर बल दिया और यही धारणा सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की उपज का कारण थी। अब इससे समझे आप, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विद्वानों ने सामाजिक विज्ञानों में, किसमें बेटा? सामाजिक विज्ञानों में, तो राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब सामाजिक विज्ञान में आते हैं। सामाजिक विज्ञानों में अंतः अनुशासनात्मक एकीकरण पर बल दिया। मतलब यहां इन सामाजिक विज्ञानों ने इस बात के ऊपर बल दिया कि एक ऐसे सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाए जिससे कि सभी विज्ञानों को आसानी से समझा जाए। जब एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर लिया जाएगा तो उससे राजनीति विज्ञान को भी समझा जाएगा, अर्थशास्त्र को भी समझा जाएगा, समाजशास्त्र को भी समझा जाएगा, मनोविज्ञान को भी समझा जाएगा। मतलब इनका मूल जो प्रयास था वो ये था कि सभी सामाजिक विज्ञानों में एकीकरण हो जाना चाहिए और जब एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण हो जाएगा तो सभी सामाजिक विज्ञानों को आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए इन्होंने अंतः अनुशासनात्मक, नोट करेंगे, अंतः अनुशासनात्मक एकीकरण पर बल दिया और यही धारणा सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की उपज का कारण थी। मतलब सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण क्यों किया जाए, इसका कारण क्या है? इसका कारण इन्होंने ये बताया, क्या बताया कि भाई वास्तव में सामाजिक विज्ञानों के लिए एक सामान्य सिद्धांत बना दिया जाए जिससे कि सभी सामाजिक विज्ञानों को आसानी से समझा जा सके। मतलब सभी सामाजिक विज्ञानों में एकीकरण हो जाए, इनमें विभेदीकरण जो है वो विभेदीकरण समाप्त हो जाए और एकीकरण स्थापित हो जाए, इसलिए एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाए। आरंभ में मतलब प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञानों विशेषकर जीव विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञानों में, अब ध्यान देंगे, मतलब यहां समझें कि सबसे पहले मतलब जो व्यवस्था शब्दावली है, सिस्टम शब्दावली है, इसका प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान में किया गया। इसमें प्राकृतिक विज्ञानों में और प्राकृतिक विज्ञानों में विशेषकर जीव विज्ञान में किया गया। और जीव विज्ञान में व्यवस्था शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है, यस नोट करेंगे, बर्टलेनफी। जैसे आगे हम इसकी जब परिभाषा देंगे व्यवस्था की तो वहां पर विद्वानों का नाम भी लिखा ही रहा, यहां पर बर्टलेनफी। बेटा ध्यान देंगे, मतलब जीव विज्ञान में व्यवस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया बेटा? बर्टलेनफी ने किया। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है 1920 के अंतर्गत। 1920 के अंतर्गत बर्टलेनफी ने जीव विज्ञान में व्यवस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ध्यान देंगे, क्या? प्राकृतिक विज्ञान में विशेषकर जीव विज्ञान में व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद में चूंकि हमें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझना है,
फिर सामाजिक विज्ञान में इसका प्रयोग होता है, मतलब प्राकृतिक विज्ञानों में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ और वो भी किस में हुआ, जीव विज्ञान में हुआ। नोट करेंगे, प्राकृतिक विज्ञान में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ और प्राकृतिक विज्ञानों में भी विशेषकर जीव विज्ञान में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ। जीव विज्ञान में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ और इस व्यवस्था शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम क्या है, बर्टलेनफी। यस। इसके बाद में फिर सामाजिक विज्ञानों में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, व्यवस्था शब्द का। बेटा समझना है इसको, व्यवस्था शब्द का, सिस्टम शब्द का फिर सामाजिक विज्ञान में प्रयोग होता है और सामाजिक विज्ञानों में भी सबसे पहले मानव विज्ञान में इसका प्रयोग होता है बेटा। उसके बाद में समाज शास्त्र में जैसे टालकोट पार्सन्स ने इसका प्रयोग किया है। उसके बाद में मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में फिर राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग करने वाले विद्वानों के नाम क्या है, डेविड स्टर्न, आमंड और पावेल। डेविड स्टर्न ने अपना उपागम दिया है, राजनीतिक व्यवस्था उपागम, और आमंड एवं पावेल ने भी व्यवस्था के आधार पर ही अपना उपागम दिया है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। तो राजनीति विज्ञान में डेविड स्टर्न और आमंड एवं पावेल व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग करने वाले हैं और इसके बाद में जो है व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है मार्टिन कैपलान। क्या नाम है, मार्टिन कैपलान। नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो ये इस तरीके से मतलब क्रमबद्ध रूप में हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें मूल बात ये समझनी है कि आखिर ये सिस्टम है क्या, व्यवस्था शब्दावली है क्या, व्यवस्था कहते किसे हैं। आप साधारण स्वरूप में देखें तो मैं बताऊं कि व्यवस्था शब्द का प्रयोग तो सर्वत्र किया जाने लगा है। आज हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार व्यवस्था, फैमिली सिस्टम भी होता है, मतलब परिवार व्यवस्था है। उसके बाद हम बोलेंगे महाविद्यालय व्यवस्था है, विश्वविद्यालय व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सर्वत्र इसका प्रयोग किया जा रहा है आज। तो आखिर ये सिस्टम है क्या, व्यवस्था क्या है। आप देखिएगा, आप किसी महाविद्यालय में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं आप ये देखते हैं कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि यहाँ क्या गजब व्यवस्था है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं अरे क्या है इस महाविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। आपने क्या देखा कि एक तरफ तो ये कहा कि यहाँ व्यवस्था है और दूसरी तरफ ये कहा कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, मतलब एक तरफ व्यवस्था दूसरी तरफ अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या है, व्यवस्था क्या है। तो बेटा मैं इसका साधारण सा अर्थ बताऊंगा क्या, कि व्यवस्था का सीधा साधा अर्थ होता है अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समूह होता है, समुच्चय होता है, समग्र होता है, उसे व्यवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, शरीर व्यवस्था, बॉडी सिस्टम, शरीर व्यवस्था है ये क्या है, शरीर व्यवस्था। अब शरीर व्यवस्था है, चूंकि मैंने व्यवस्था का अर्थ बताया कि अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है वही व्यवस्था कहलाता है। तो मेरा जो ये शरीर है इसमें हाथ, पैर, कान, आँख, नाक है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग है, एक दूसरे से संबंधित है। तो वास्तव में व्यवस्था का सीधा सा अर्थ होता है अंतः संबंधित क्रियाओं का, अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है, ये समग्र है, समग्र होता है, समुच्चय होता है, समूह होता है, उसे ही व्यवस्था कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी महाविद्यालय में जाते हैं और वहां जाते ही आप मुख्य द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर सहायक कर्मचारी खड़ा रहता है। आपने उससे पूछा कि हमें राजनीति विज्ञान विभाग में जाना है और उन्होंने तुरंत कह दिया कि आप राजनीति विज्ञान विभाग में रूम नंबर इतना या गैलरी नंबर इतना, कैंपस नंबर इतना है, उसके अंतर्गत जाइए। इसका मतलब वहां जाते ही आपको बता दिया गया कि आपको वहां पर जाना है। फिर उससे जस्ट आगे जाते हैं तो तुरंत वहां पर जैसे आप राजनीति विज्ञान विभाग के अंतर्गत पहुंचते हैं वहां पर भी फिर आपको एक सहायक कर्मचारी मिलता है और आपको बता देता है कि आप किस काम से आए हैं। आप बताएंगे हम इस काम से आए, तुरंत आपको वहां पर वो भेज देंगे। इसका मतलब वहां पर अंतः संबंधित क्रियाएं हो रही हैं। मतलब सभी जो सहायक कर्मचारी हैं, सहायक कर्मचारी से लेकर के और हमें कहेंगे कि उसके अंतर्गत यदि आप महाविद्यालय में गए हैं तो प्राचार्य तक सभी को जो है अपने अपने कार्यों की जानकारी ठीक से अवगत कराई गई है, उनको अपने कार्य का ज्ञान है। इसका मतलब वहां पर व्यवस्था है, मतलब अंतर संबंधित क्रियाएं हो रही है। और यदि उसी महाविद्यालय के अंतर्गत आप जा रहे हैं और सहायक कर्मचारियों को कुछ भी नहीं पता है, आगे जाते प्राचार्य भी झुंझला करके बोल रहा है मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, इसका मतलब वहां पर अंतर संबंधित क्रियाएं नहीं हो रही हैं। तो इसका भावार्थ होगा कि उस महाविद्यालय में सिस्टम नाम की चीज नहीं है, व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मतलब जहां कहीं भी अंतर संबंधित क्रियाएं होती हैं उसे व्यवस्था कहा जाता है। फिर चाहे वो परिवार हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय और चाहे देश हो, है, और चाहे हम ये कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही क्यों ना हो। तो बेटा व्यवस्था का सीधा सा अर्थ होता है अंतर संबंधित क्रियाओं का समूह, अंतर संबंधित क्रियाओं का समग्र समुच्चय ही व्यवस्था कहलाता है। सीधा साधा सा अर्थ है।
ठीक है। अब चूंकि हमें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझना है, तो केवल व्यवस्था सब तो समझ में आ गया। अब मान लीजिएगा आप मुझसे कहें सर हमें तो पहले ये बताओ राजनीतिक व्यवस्था ये किसे कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसके अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि अंतः संबंधित क्रियाओं का समग्र या समुच्चय व्यवस्था होता है, तो इसमें एक बात जोड़ी जाएगी बस, क्या कि अंतः संबंधित क्रियाओं का, नोट करें, अंतः संबंधित क्रियाओं का ऐसा समग्र या समुच्चय जिसके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। यहां पर राजनीतिक व्यवस्था में तो बाध्यकारी निर्णय लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आंतरिक रूप में एक जो सरकार होती है आंतरिक रूप में अपने देश के लिए कैसा भी निर्णय ले सकती है, इसको मना कौन करेगा। लेकिन अन्य देशों के लिए क्या एक देश बाध्यकारी निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकता। इसलिए यहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बोलेंगे इसको, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं बोलेंगे, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ तो यह तो होता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय मतलब व्यवस्था है, इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ही बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं बोलेंगे। और राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ लेंगे तो आप ये बोलेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था किसे कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कहेंगे कि उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समग्र या समुच्चय जिसके द्वारा देश के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ना कहकर राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक व्यवस्था कहा जाए। फिर से दोहरा रहा हूं, उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समग्र या समुच्चय जिसके द्वारा देश के लिए समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। अब उन अंतः संबंधित क्रियाओं में कौन कौन आएगा? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये सब आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चूंकि हमें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझना है, मैंने तो केवल संकेत दिया है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब व्यवस्था की मैंने कुछ परिभाषाएं यहाँ नोट की हैं, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले बर्ट लेन्फी की चर्चा करते हैं, इन्होंने व्यवस्था की परिभाषा दी है, और ये बर्ट लेन्फी वही है जिन्होंने जीव विज्ञान में सबसे पहले व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया था। बर्ट लेन्फी कह रहे हैं कि यह है अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह है। देखो कितनी सामान्य सी परिभाषा है, यह अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह है। तो मैं आपके सामने शरीर व्यवस्था है, तो क्या है? यह अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह, मतलब सभी जो तत्व हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आपके सामने सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? शरीर व्यवस्था है। ये क्या है? ये शरीर व्यवस्था है। अब इसमें से हाथ को काटकर अलग कर दिया जाए तो हाथ का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा और पूरी शरीर व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी। ठीक इसी प्रकार से महाविद्यालय व्यवस्था, विश्वविद्यालय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इसके ऊपर भी इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो यह अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह, मतलब व्यवस्था किसको कहते हैं? अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह। जहां कहीं भी अंतः क्रियाशील तत्व होते हैं, सारे तत्व एक दूसरे से जो है हम कहेंगे जुड़े हुए होते हैं, अंतर्निर्भर होते हैं, उसको व्यवस्था कहा जाता है। और जहां पर सभी तत्वों को एक दूसरे की जो है जानकारी नहीं होती है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, तो वहां पर व्यवस्था नहीं होती बल्कि अव्यवस्था होती है। आप फैमिली सिस्टम के आधार पर भी समझ सकते हैं, परिवार व्यवस्था के आधार पर समझ सकते हैं, महाविद्यालय व्यवस्था के आधार पर समझ सकते हैं, कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम के आधार पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट, हॉल एवं फैगन, अगली परिभाषा हॉल एवं फैगन ये कह रहे हैं कि वस्तुओं में परस्पर तथा वस्तुओं और उनके लक्षणों के बीच संबंधों सहित वस्तुओं का समूह है। यहाँ भी एक ही बात आई है कि अंतर संबंधित क्रियाओं का समुच्चय ही क्या है? व्यवस्था है। फिर इसके बाद में एक विद्वान है कॉलिन चेरी कह रहे हैं कि व्यवस्था एक ऐसा संपूर्ण संगठक है। व्यवस्था एक ऐसा संपूर्ण संगठक है, आप देख सकते हैं शरीर व्यवस्था संपूर्ण संगठक होगा, एक ऐसा संपूर्ण संगठक है जो लक्षणों के विभिन्न निर्माणक भागों में सम्मिलित रहती है। आप सब देख सकते हैं ये एक समुच्चय, एक संगठक ही है। तो बेटा व्यवस्था का सीधा साधा सा अर्थ ही हो गया कि अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है वही व्यवस्था कहलाता है। मतलब चाहे वो मैं ये कहूँगा परिवार की बात हो, महाविद्यालय की बात हो, विश्वविद्यालय की बात हो, एक देश की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, जहाँ कहीं भी अंतः संबंधित क्रियाएं होती हैं वहाँ पर व्यवस्था पाई जाती है। जहाँ अंतः संबंधित क्रियाएं नहीं होती वहाँ पर व्यवस्था नहीं होती बल्कि अव्यवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं अब व्यवस्था शब्द समझ में आ गया, तो अब हमें यह समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसे कहते हैं। व्यवस्था समझ में आ गया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने में दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्था शब्द पहले समझना पड़ेगा, तो व्यवस्था समझ में आ गया कि अंतर संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है वो व्यवस्था कहलाता है। अब राजनीतिक व्यवस्था का तुरंत आप भावार्थ बता देंगे कि उन अंतर संबंधित क्रियाओं के समग्र या समुच्चय को जिसके द्वारा समाज के लिए, देश के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। ठीक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तो सबसे पहले तो यहां ये ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कर्ताओं एवं इकाइयों के मध्य अंतः
क्रियाओं से बनती है। मतलब यहाँ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सीधा साधा सा अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कर्ताओं एवं इकाइयों। तो पहले तो इसको समझे, कर्ताओं एवं इकाइयों, इसका मतलब क्या है, कर्ता और इकाई। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो कर्ता होता है, अभिनेता होता है, प्राथमिक अभिनेता होता है, इकाई होता है, बेटा कौन होता है वो, यस, राष्ट्र राज्य होता है, देश होता है। मैंने आपको पहले बता दिया था अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रकृति के अंतर्गत कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता कार्यकर्ता कौन होता है बेटा, राष्ट्र राज्य होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कर्ताओं एवं इकाइयों, मतलब राष्ट्र राज्य और उसके हित, राष्ट्र राज्य और इसके हित। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है, राष्ट्र हित होता है। तो यहाँ राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्यों के हितों के मध्य जो अंतः क्रियाएं होती हैं, वो अंतः क्रियाएं ही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कहलाती है। फिर से बोल रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कर्ताओं एवं इकाइयों, कर्ताओं एवं इकाइयों का मतलब होता है राष्ट्र राज्य और उन राष्ट्र राज्यों के हित, जिसे राष्ट्र हित कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कर्ताओं एवं इकाइयों के मध्य अंतर क्रियाओं से संबंधित है। मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कर्ताओं एवं इकाइयों के बीच या मध्य जो अंतर क्रियाएं हो रही हैं, उन अंतर क्रियाओं को ही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कहा जाता है। तो नोट करेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कर्ताओं एवं इकाइयों के मध्य अंतर क्रियाओं से संबंधित है, या अंतर क्रियाओं का समूह है। नेक्स्ट, अब इसकी परिभाषा ले रहे हैं मार्टिन कैपलान, जिन्होंने कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। मार्टिन कैपलान कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं, अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ता कौन होते बेटा, राष्ट्र राज्य जैसे भारत, अमेरिका, चीन, कार्यकर्ताओं के व्यवहार का वर्णन करने वाले तथा उनकी नीतियों के नियमित समाकलन, समकालनात्मक तथा असमकालनात्मक, बेटा फिर से बोल रहा हूँ, समकालनात्मक तथा असमकालनात्मक परिणामों को बताने वाली विश्लेषणात्मक सत्ता समझते हैं। मतलब मार्टिन कैपलान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं के व्यवहार का, अंतरराष्ट्रीय कर्ता कौन है, यहाँ राष्ट्र राज्य है, देश है, तो अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं के व्यवहार का वर्णन करने वाले तथा उनकी नीतियों के नियमित समकालनात्मक तथा असमकालनात्मक परिणामों को बताने वाली विश्लेषणात्मक सत्ता समझते हैं। मतलब ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता कौन होते हैं, राष्ट्र राज्य होते हैं। तो राष्ट्र राज्य अपनी अपनी विदेश नीति तय करते हैं, किसके आधार पर, अपने अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर। तो वास्तविक रूप में यहाँ उनका जो ये परिणाम बताने वाली विश्लेषणात्मक सत्ता होती है, उसी को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, कार्ल डोस, नोट करें, कार्ल डोस क्या करें, कार्ल डोस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में समझौताओं का समूह, यातायात की विधियों, संस्कृतियों के केंद्र, भाषाओं के क्षेत्र, श्रेणी तथा जाति के बंटवारे, बाजारों के मध्य अवरोध, संपत्ति तथा अंतः निर्भरता में गहरे क्षेत्रीय मतभेद सभी शामिल होते हैं। मतलब यहाँ कार्ल डोस ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ये सब कुछ सम्मिलित होता है। नोट कर सकते हैं ये बात, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या मूल बात ये समझनी हमें कि व्यवस्थावादी दृष्टिकोण में 3 मुख्य धाराएं हैं। मतलब जो व्यवस्था शब्दावली, इसका प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। नंबर 1, देखो, पहली धारा, दूसरी धारा, तीसरी धारा, आप ऐसे ही नोट करेंगे। प्रथम धारा, इसमें नोट करें, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कार्यकर्ताओं का प्रबंध कुछ इस तरह मानती है कि उनकी अंतरक्रियाएं पहचान योग्य हों। मतलब जो पहली धारा है वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, क्या बेटा, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था शब्द का जो प्रयोग है वह किस रूप में ले रही है, यहाँ पर ये बात समझनी है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कार्यकर्ताओं का प्रबंध कुछ इस तरह मानती है कि उनकी अंतरक्रियाएं पहचान योग्य हों। इसका प्रयोग करने वाले जेम्स रोजेन। मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में जो कार्यकर्ता होते हैं, राष्ट्र राज्य होते हैं, वो सभी संप्रभु होते हैं, संप्रभु राष्ट्र राज्य होते हैं। तो संप्रभु राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत जो अंतरक्रियाएं होती हैं, जो अंतरक्रिया होती हैं, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस के बीच में जो अंतरक्रियाएं होती है, जो संबंध तय होते हैं, वो जो आपस में संबंध तय हो रहे हैं, वहां जब व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो प्रथम धारा के अंतर्गत आएगा। 2, व्यवस्था के उस स्वरूप की व्याख्या करती है जिसके अनुसार राज्यों के परस्पर व्यवहार को महत्व दिया जाता है। मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में व्यवस्था शब्दावली का जो प्रयोग किया जा रहा है वह इस रूप में किया जाएगा, किस रूप में, कि व्यवस्था के उस स्वरूप की व्याख्या करती है जिसके अनुसार राज्यों के परस्पर व्यवहार को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर राज्यों के पारस्परिक संबंधों को महत्व दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत वाल्टज, बोल्डिंग और
मैकक या मैकक्लीलैंड, मैकक्लीलैंड, फिर से बोल रहा हूँ, वाल्टर स्पॉल्डिंग मैकक्लीलैंड ने इसका समर्थन किया दूसरी धारा का। और तीसरी धारा क्या है जिसका कि प्रयोग मार्टिन कैपलान ने किया है? तीसरा है व्यवस्था को एक उपकरण तथा विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इस धारा को देने वाले विद्वान है मार्टिन ए कैपलान। मतलब यहाँ पर व्यवस्था के उपकरण तथा विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ स्पष्ट रूप में कह दिया जाता है कि वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में जो आपसी क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसके रूप में इन्होंने इसका प्रयोग किया है। और मार्टिन कैपलान ने वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत मैं कहूँगा यहाँ कि 6 प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिसकी की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे इन्होंने कहा है कि कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था है, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, इकाई वीटो व्यवस्था, इस तरीके से इन्होंने 6 व्यवस्थाओं की तरफ संकेत किया है, जिसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक तो केवल इतना ही रखेंगे आप, मार्टिन ए कैपलान। इसके बाद में व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं लेंगे हम। मतलब जो ये व्यवस्थावादी दृष्टिकोण है इसकी क्या विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1, 2, 3 तीन विशेषताएं यहाँ हमें समझनी है, और ये समझना अति आवश्यक है। जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक आप आगे मार्टिन कैपलान के सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। पहली विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं। मैंने आपको प्रारंभ में ये बात बताई थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था इसे कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एक राष्ट्र राज्य पूरी दुनिया के लिए बाध्यकारी निर्णय ले सकता है। लेकिन आप बताइए क्या पूरी दुनिया के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत या चीन या रूस कोई निर्णय बाध्यकारी ले सकता है पूरी दुनिया के लिए? नहीं ले सकता। इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहेंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था शब्दावली जो होती है इसके अंतर्गत मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान किया जाता है। जैसे डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ बताते हुए कहा है, क्या कहा है कि मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान ही राजनीतिक व्यवस्था कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ, मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान ही राजनीतिक व्यवस्था कहलाता है। मतलब जहां कहीं भी बाध्यकारी रूप में निर्णय लिया जाता है उसे ही राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। तो पूरे विश्व स्तर पर कौन सा ऐसा देश होगा जो कि पूरी दुनिया के लिए बाध्यकारी निर्णय ले सकेगा? नहीं, ऐसा कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं है। इसलिए यहां पर केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रयोग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का नहीं करेंगे। ये पहली विशेषता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ता। बेटा ध्यान देंगे अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ता। दूसरी विशेषता यह है कि वास्तविक रूप में जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता होते हैं, अब राष्ट्रीय कार्यकर्ता कौन है? जैसे भारत है, अमेरिका, चीन है, ठीक है बेटा, तो ये राष्ट्रीय कार्यकर्ता ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता बन जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है, जो इकाई होती है, जो कार्यकर्ता होता है, वो कौन होता है बेटा? राष्ट्र राज्य हित होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्र हित होता है। ये बातें मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में अच्छे से समझाई है, आप डायग्राम के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। मैंने डायग्राम भी बनाया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जो कार्यकर्ता होते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता बन जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता होगा, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करेंगे तो वहां पर भारत ही एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता बन जाता है। ठीक है बेटा। तीसरा है राष्ट्रीय तथा राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता। अब ध्यान देंगे यहाँ तीसरी विशेषता यह है कि राष्ट्रीय कार्यकर्ता अलग होते हैं और राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता अलग होते हैं। इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, फिर से बोल रहा हूं मैं, राष्ट्रीय तथा राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं इसको। मतलब यहां वास्तविक रूप में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय वातावरण में काम करने वाले राष्ट्रीयकर्ता, सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे,
मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण होता है उसमें काम करने वाले राष्ट्रीय कार्यकर्ता एक तरफ होते हैं, जबकि राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता ये जैसे कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्षेत्रीय संगठन है जैसे आसियान, सार्क हैं ये, और इसके बाद में कई अंतरराष्ट्रीय उपसत्ताएं होती है और इन उपसत्ताओं को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, ब्लॉक कार्यकर्ता और सार्वभौम कार्यकर्ता। फिर से बोल रहा हूँ, ब्लॉक कार्यकर्ता, सार्वभौम कार्यकर्ता। इस बिंदु को फिर से समझाऊंगा मैं। देखिएगा, वास्तविक रूप में यहाँ पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो राष्ट्रीय कार्यकर्ता होता है, दूसरा राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता होता है। राष्ट्रीय कार्यकर्ता जैसे मान लीजिएगा भारत, चीन, अमेरिका, ये राष्ट्रीय कार्यकर्ता हो गए, और राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता कैसे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, सार्क, आसियान है, ये क्या हो गए, राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता। तो राष्ट्रीय तथा राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता ये वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ये दो मुख्य कार्यकर्ता होते हैं, राष्ट्रीय कार्यकर्ता और राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता। इसके बाद में इसको जो है हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। किसको, राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता को। ध्यान दें इसमें, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में काम करने वाले राष्ट्रीय कार्यकर्ता, तो ये राष्ट्रीय कार्यकर्ता हो गए, और राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता जैसे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, आसियान, क्षेत्रीय संगठन और कई अंतर्राष्ट्रीय उपसंस्थाएं भी होती हैं जिनको दो भागों में बांटा जाता है, ब्लॉक कार्यकर्ता और सार्वभौम कार्यकर्ता, जिसकी चर्चा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सभी को आपको समझाया जाएगा। यहाँ केवल मैंने संकेत मात्र दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्दावली को समझना है तो इसके तीनों लक्षण स्पष्ट होने चाहिए। नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है, मतलब इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कह सकते। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ता, मतलब राष्ट्रीय कार्यकर्ता ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता बन जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय कार्यकर्ता भारत है, चीन है, अमेरिका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यही जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता बन जाते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय तथा राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता और होते हैं। राष्ट्रीय कार्यकर्ता स्वयं जैसे भारत, चीन हो गए, और राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता होते हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, क्षेत्रीय संगठन, सार्क, आसियान इत्यादि। और उसके बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय उपसंस्थाएं भी होती हैं जैसे ब्लॉक कार्यकर्ता और सार्वभौम कार्यकर्ता। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए इन तीनों बिंदुओं को आप समझिएगा। इन तीन बिंदुओं के आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषताओं को आसानी से समझ सकते हैं। और इतना समझने के बाद में इसका जो मूल निष्कर्ष निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसे कहा जाता है, तो इसके लिए आप विशेषकर जो है मार्टिन कैपलान की जो परिभाषा है इसको नोट कीजिएगा। बाकी अगर कार्ल डॉस की परिभाषा आप नोट नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि जब तक ये बात आप नहीं समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही किसे कहा जाता है। कुछ विद्यार्थी मैंने देखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था बोलते हैं, और जब हम कॉपियां चेक करते हैं यूनिवर्सिटी की तो उसके अंतर्गत भी विद्यार्थी ये लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था। नहीं बेटा, ये गलती नहीं करनी है, इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कह सकते। नो, क्योंकि कोई भी राष्ट्र राज्य पूरी दुनिया के लिए बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ ही क्या होता है, मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान। मतलब यहाँ बाध्यकारी रूप में निर्णय लिया जाता है देश के लिए। अब पर पूरी दुनिया के लिए कौन सा देश ऐसा है जो बाध्यकारी निर्णय ले सकता है? अभी तक तो ऐसी सत्ता उभर कर सामने नहीं आई है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से संबंधित जितने भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उनको आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कहेंगे इसको, इंटरनेशनल सिस्टम, ओनली फॉर इंटरनेशनल सिस्टम, केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।